हर बार की तरह इस बार भी संसद का सत्र हंगामेदार है। अडानी से लेकर किसानों तक का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्षी इन्हीं दोनों हथियारों के सहारे सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ कि फ्रंट फुट पर खेल रहे विपक्षियों को अचानक बैकफुट पर आना पड़ा और बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका हासिल कर पाई। मतलब कि एक ही झटके में संसद में सियासत की तस्वीर बदल गई। कांग्रेस में एक ऐसा कांड हुआ जिससे बाजी पूरी तरह से पलट गई और अब विपक्ष नहीं, सरकार विपक्ष पर हमलावर है। विपक्ष की बोलती बंद होती दिख रही है। मामला कैश कांड का है। संसद में कैश कांड ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया और हुआ कुछ यूं कि राज्यसभा में नोटों का बंडल मिला और ये 500 रुपए के नोटों की गड्डियां थीं। राज्यसभा में चेकिंग के दौरान 500 रुपए के नोटों का बंडल मिला और खुद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को ये जानकारी दी। नोटों का ये बंडल सीट नंबर 222 पर मिला। सभापति के मुताबिक ये सीट राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और नोटों की गड्डियां कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास से मिलते ही हंगामा मच गया। संसद में खलबली मच गई और कहां से आया, किसका पैसा है पर हंगामा खड़ा हो गया। तुरंत सत्ता पक्ष के सांसद हमलावर हो गए, जांच की मांग करने लगे। कैश कांड से संसद पूरी तरह से गूंज उठा। हालांकि सभापति ने कैश कांड मामले में जांच के आदेश दे दिए। सभापति ने बताया कि ये मामला उनके नोटिस में लाया गया और इसके बाद उन्होंने सुनिश्चित किया कि तय नियमों के तहत वे इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे और जांच शुरू हो भी गई है और भाजपा को अब विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया। भाजपा ने हमला बोला और जांच की मांग की। अडानी मामले पर सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस अब खुद कैश कांड पर घिर गई है। शुक्रवार को भी कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ अडानी मामले पर सरकार को घेरने की चाल चली। जब विपक्षी सांसद संसद परिसर में मार्च कर रहे थे तभी कैश कांड को लेकर पूरा माहौल बदल दिया गया। भाजपा इसे कैश कांड को काफी गंभीर बता रही है, जबकि कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी के नाम लिए जाने पर ऐतराज जता रही है। सभापति जगदीप धनखड़ के नाम लिए जाने पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मेरा एक निवेदन है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक सच का पता नहीं चल जाता, तब तक किसी का नाम न लिया जाए। वहीं भाजपा की दलील है कि सांसद का नाम बताने और सीट नंबर बताने में क्या दिक्कत है, इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह घटना गंभीर प्रवृत्ति की है और इससे सदन की गरिमा को काफी ठेस पहुंची। उन्होंने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से कहा, मुझे आपके इस फैसले पर भरोसा है, इसकी विस्तृत जांच कराई जाए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बेंच से नोटों का बंडल बरामद हुआ, यह जांच का विषय है। भारत के उपराष्ट्रपति ने मामले की जांच के आदेश दिए। मुझे आश्चर्य यह है कि कांग्रेस नेताओं के पास से नोटों का बंडल कहां से बरामद हो रहा है। इस घटना की जांच होनी चाहिए। भाजपा का कहना है कि विभिन्न आरोपों के आधार पर विपक्ष सदन में मुद्दे उठाता है और कई बार सदन की कार्यवाही भी नहीं चलने देता। ऐसे में विपक्ष अब दोहरे मापदंड कैसे अपना सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सभी को निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाते हैं, लेकिन दिल्ली की एकदम अलग कहानी है। इसलिए दिल्ली में राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल ही होंगे। कांग्रेस ने ऐसी रणनीति तैयार की जिससे भले ही कांग्रेस चुनाव न जीत पाए, लेकिन केजरीवाल का खेल वो हर कहीं खराब करेगी। और राहुल गांधी भी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की हार का गम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाकर दूर करना चाहता। हालांकि दिल्ली में 10 सालों से केजरीवाल ने कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के निशाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। इसकी थोड़ी बहुत झलक पिछले दिनों झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली, जब राहुल गांधी ने केजरीवाल को मंच पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी माना था कि दोनों नेताओं के बीच कुछ मुद्दों पर दूरियां हैं। ऐसे में अब इसकी असली वजह सामने आ गई है। 28 नवंबर को भी दोनों नेताओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने हाथ नहीं मिलाया। राहुल गांधी केजरीवाल को दरकिनार कर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि बाद में ये खबर गलत झूठ निकलती है, लेकिन खबर झूठी निकलने के बाद भी दोनों नेताओं ने मंच में ज्यादा बात नहीं की। दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज भी बता रहे थे कि कुछ न कुछ बातों को लेकर दोनों में कुछ विरोधाभास है। हालांकि इसी साल दोनों ने दिल्ली के लोकसभा का चुनाव साथ साथ लड़ा था। शायद लोकसभा चुनाव के परिणाम भी दोनों के अलगाव की बड़ी वजह हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो गठबंधन नहीं हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी थे। हरियाणा में गठबंधन नहीं होने की खींच केजरीवाल ने कांग्रेस की हार के बाद जमकर निकाली और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए थे। तब कांग्रेस केजरीवाल से अपना सारा हिसाब चुकता करने के मूड में है।
अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को पुख्ता करने के लिए राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं। दरअसल दिल्ली कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाल रखी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में ये यात्रा अब तक 50 विधानसभा सीटों में पहुंच चुकी है। कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोल रही है। ऐसे में इस न्याय यात्रा के अगले चरण में 5 दिन राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेता दिल्ली की सड़कों की खाक छानेंगे। इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधेंगे। इलेक्शन कमीशन अगले कुछ दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी या फरवरी महीने में हो सकते हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तैयारियों के बीच कांग्रेस में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए राहुल गांधी को दिल्ली में उतारने की तैयारी शुरू हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 11 सालों में आम आदमी पार्टी का शासन रहा। बीते 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का खाता भी न खुल सका। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में 6 फ्री की रेवड़ियों की चर्चा कर रही है, तो वहीं बीजेपी 5 सितंबर से दिल्ली में घर घर घूमकर संकल्प पत्र को लेकर लोगों से राय ले रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय यात्रा के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस दिल्ली में पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, स्वराज और जन लोकपाल जैसी जनता के समक्ष लाना है। अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि पर बने बाबरी मस्जिद के ढांचे को बचाने के लिए कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया था, जिसे अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाली है, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेसी इकोसिस्टम सक्रिय हो गया। कांग्रेसी राज में सॉलिसिटर जनरल और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे रोहिंग्टन नरीमन ने कांग्रेस के इशारे पर कह डाला कि बाबरी मस्जिद के नीचे किसी मंदिर का कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं किया। उन्होंने 2019 के ऐतिहासिक फैसले की भी आलोचना की, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी। जस्टिस नरीमन ने इसे न्याय का बड़ा मजाक करार दिया और कहा कि इन फैसलों में सेक्युलरिज्म को उचित स्थान नहीं दिया गया। जस्टिस नरीमन ने यह टिप्पणी सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस AM अहमदी स्मृति व्याख्यान में की। उन्होंने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था, मतलब कि रोहिंग्टन नरीमन ने पुरातात्विक प्रमाणों को भी झुठला दिया, जैसे खुदाई के वक्त वो वहां मौजूद थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह हर वस्तु का विश्लेषण कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब नरीमन से मंदिर के साक्ष्यों को सिरे से ही उन्होंने नकार दिया और अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्राहान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा। 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। उन्होंने इसे भ्रामक और शरारतपूर्ण प्रयास बताया और ये सब तब से एक मस्जिद के रूप में अस्तित्व में थी, लेकिन 1853 में पहली बार इसमें विवाद हुआ। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में विभिन्न धर्मों से संबंधित पुरावशेष पाए गए हैं, जिसमें शैव, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के चिन्ह भी थे। जस्टिस नरीमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया था कि कोई राम मंदिर बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं था। इसके बावजूद कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि मुस्लिमों के पास 1857 से 1949 तक के बीच विवादित स्थल पर विशेष अधिकार नहीं था, क्योंकि ये स्थान विवादित था। जस्टिस नरीमन ने जोर देकर कहा कि हर बार हिंदू पक्ष ने कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम मस्जिद के पुनर्निर्माण के बजाय केवल वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया। ये सेक्युलरिज्म के साथ न्याय करने में असफलता है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर जो सुधार किया गया वो ये था कि मस्जिद को पुनर्निर्मित करने के बजाय सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कुछ और भूमि दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल भले ही सशर्त जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाला मामले में फंसे केजरीवाल को लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वजह यह कि केजरीवाल विधानसभा चुनावों तक अपने खिलाफ ट्रायल को रोकना चाहते, लेकिन इसके पहले तो उन्होंने कानूनी पेच फंसाने की कोशिश की। लेकिन जब वे सारे दांव पिट गए तो केजरीवाल तारीख पर तारीख मांगने लगे और इस चक्कर में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमकर फटकारा।
केजरीवाल की तरफ से तारीख मांगे जाने के बाद जज काफी भड़क गए। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि उनके पास और भी मामले हैं और आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। असल में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि मामले की सुनवाई उसी तारीख 20 दिसंबर को होगी। मेरे पास सुनवाई के लिए और भी मामले हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका के संबंध में सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल के वकील ने अनुरोध किया कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी को याचिका पर उसके जवाब की प्रति अग्रिम रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने ईडी के वकील से कहा कि आपने जो भी मामला दर्ज उसे उन्हें भी दे दीजिए। हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत के लिए किसी मंजूरी के बिना आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जबकि इसके लिए मंजूरी आवश्यक थी क्योंकि कथित अपराध के समय लोक सेवक थे वे। हालांकि ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गई। वह एक हलफनामा दायर करेंगे। आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने 9 जुलाई के आदेश को रद्द करने का अनुरोध के अलावा केजरीवाल के मामले में सभी कार्यवाही रद्द करने का भी अनुरोध किया और याचिका में कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाना कानून की नजर में गलत है क्योंकि ये धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना किया गया। सीआरपीसी की धारा 197(1) के मुताबिक जब कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक के पद पर है या था जिसे सरकार की मंजूरी के बिना उसके पद से हटाया नहीं जा सकता, वह किसी अपराध का आरोपी है तो उसे अदालत पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी। उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर को केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने धन शोधन मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन शराब घोटाला से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के इन सभी नेताओं के वकील कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बुरे फंस गए। राज्यसभा में उनकी सीट के नीचे से नोटों की गड्डी मिली है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी कि गुरुवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की। ये सीट अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। जगदीप धनखड़ के ये बताते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इस मुद्दे पर जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने उठे तो सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और उसके बाद खड़गे भड़क गए और कहा कि ऐसे चिल्लर काम करके देश को बदनाम कर रहे हो। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं, कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सदन की नियमित जांच के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था और मैंने सुनिश्चित किया कि जांच हो और ये जांच चल रही है। इस मसले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, किसी पर तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे पर मिट्टी डालो। मैं सोच रहा था कि एलओपी बड़े सीनियर हैं और वो कहेंगे कि मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि जांच होनी चाहिए और डिटेल आनी चाहिए। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति को इस मामले की जांच करनी चाहिए। जब इस मसले पर खड़गे बोलने के लिए उठे तो धनखड़ ने उन्हें नोटों के बंडल के मुद्दे पर ही बोलने को कहा। तब खड़गे ने कहा कि मुझे पता है, मैं किसी दूसरे मुद्दे पर बोलूंगा तो आप बोलने नहीं देंगे। खड़गे ने कहा कि मेरा निवेदन केवल इतना है कि जब तक मैटर की जांच हो रही है तब तक किसकी सीट से मिला है बंडल उसका नाम नहीं बोलना चाहिए। खड़गे के इस बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से शोर शराबा होने लगा। तब खड़गे ने आपा खोते हुए कहा कि आप सब झूठे हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसा चिल्लर काम करके देश को बदनाम कर रहे हो। सीट के नीचे से नोटों की गड्डी मिलने पर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी सफाई दी। सिंघवी ने कहा कि मैं 500 रुपए लेकर संसद जाता हूं। मैं कल 12:57 पर संसद में गया था और 1 बजे निकला। कल मैं 1:30 बजे तक संसद में कैंटीन में था। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि अभी तो नोट मिले हैं और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। विपक्ष फेक न्यूज फैलाता रहता है और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सदन चलने नहीं देता।
एलओपी ने आज जो कहा उसे नियम बनाया जाए कि जिस मामले की जांच हो रही है या कानूनी प्रक्रिया हो रही है उस मामले को नहीं उठाया जाएगा और सदन में हंगामा नहीं मचाएंगे, फेक नैरेटिव पर विश्वास नहीं जताएंगे और मामले की जांच पहले होगी। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में सम्मान बना रहना चाहिए। खड़गे जी ने सदन के नेता को नड्डा बोलकर संबोधित किया। मैं चाहता हूं कि सदन को गरिमा से चलना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे मुद्दे उठाकर सदन की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगे तो हम भी आश्वासन देते हैं तो सत्ता पक्ष भी कोई हंगामा नहीं करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल चुपके से पार्टी से उन लोगों का पत्ता साफ कर रहे हैं जो आंदोलन के दिनों में साथ रहे और पार्टी के बड़ा चेहरा बनकर उभरे। विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई पहली लिस्ट में 3 विधायकों का टिकट काट दिया गया तो यह माना गया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया और उनके जीतने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से रामनिवास गोयल को रिटायर कर दिया गया वो सबके कान खड़े कर देने वाला है, क्योंकि रामनिवास गोयल के सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले पत्र के जारी होते ही केजरीवाल ने बीजेपी के जितेंद्र शंटी को पार्टी में शामिल कर लिया, जिन्हें हराकर गोयल विधायक चुने गए थे। लेकिन अब दिलीप पांडे के रिटायर होने की खबर से यह कंफर्म हो गया कि केजरीवाल की निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं। मतलब कि अब तक आम आदमी पार्टी और सरकार के बड़े पदों पर बैठे निशाने पर लोग हैं। तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे दिल्ली डायलॉग कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं और अभी विधानसभा के पार्टी के चीफ व्हिप हैं। केजरीवाल के साथ अपनी एक तस्वीर के साथ पांडे ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। उन्होंने लिखा कि राजनीति में पहले संगठन निर्माण और फिर चुनाव लड़ने के दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब समय है आम आदमी पार्टी में ही रहकर कुछ और करने का। तिमारपुर विधानसभा में चुनाव भी लड़े, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे और हम सभी दिल्ली वाले मिलकर यह सुनिश्चित भी करेंगे। मेरे संबंधों की पूंजी मेरे साथ रहेगी, ऐसा विश्वास है मुझे। आप में से कोई मुझे संपर्क करे तो इसी विश्वास को और मजबूत करे, ऐसी कामना है। दिलीप पांडे जैसे बड़े नेताओं का टिकट भी कटते देख पार्टी के विधायकों में बेचैनी है। सूत्रों का मानना है कि जल्द ही गोपाल राय जैसे नेताओं का इसी तरह का पत्र सामने आ सकता है। गोपाल राय दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक और सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की घोटालों में बुरी तरह से फंसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के टिकट भी काटे जाएंगे? क्या अमानतुल्लाह खान और नरेश बालियान को फिर से टिकट मिलेगा? अगर इन विधायकों के टिकट कटते हैं तो फिर केजरीवाल खुद किस मुंह से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो शराब घोटाला मामले में 6 महीने जेल में बिता चुके हैं और सशर्त जमानत पर बाहर हैं। विधायकों के टिकट काटने या फिर उन्हें जबरन रिटायर किए जाने से केजरीवाल पर लगे घोटालों के दाग तो धुलने से रहे। अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जाएंगे केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल भी शुरू हो जाएगा और बीच बहस में केजरीवाल के कई राज सामने खुलकर आएंगे। हालांकि केजरीवाल ने अपनी तरफ से ट्रायल शुरू होने से रोकने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन आखिरकार वे नाकाम रहे।